बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज हमने डिस्कस करना है अपना चैप्टर जिसमें हम मसल ब्लड फ्लो को देखेंगे और देखेंगे अफेक्ट के एक्सरसाइज के दौरान किस तरह ब्लड फ्लो कंट्रोल हुआ जाता है किया जाता है, और साथ ही साथ देखेंगे कि कोरोनरी सर्कुलेशन और इस्केमिक हार्ट डिजीजेस में हमारा जो जिस्म है वो किस तरह रिस्पॉन्ड करता है। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुरू करते हैं आज का लेक्चर। पहली बात तो ये कि जो हमारा नॉर्मल जो पर ml पर मिनट पर 100 ग्राम जा रहा है मसल को ब्लड, वो होता है 3 से 4 ml पर मिनट पर 100 ग्राम। मसल की तरफ नॉर्मली हमारे पास कितना ब्लड जा रहा होता है? 3 से 4 ml पर मिनट पर 100 ग्राम। लेकिन जब हम एक्सट्रीम एक्सरसाइज करते हैं तो ये ब्लड फ्लो इतना बढ़ जाता है कि ये 100 से 200 ml पर मिनट पर 100 ग्राम हो जाता है, यानी कि 25 से 50 गुना जो है वो बढ़ गया। और अगर वो लोग जो प्रोफेशनल एथलीट्स होते हैं उनमें ये पीक जो है वो 400 ml तक भी अचीव की जा सकती है। अब ये सारी चीजें अचीव कैसे होती हैं, यही हमने जो है वो डिस्कस करना है अपने आज के लेक्चर में। हमने क्या पढ़ा था कि हमने ये पढ़ा था जब भी मसल में रिक्वायरमेंट बढ़ेगी, ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ेगी, तो क्या होगा? वहां पर लोकल लेवल पर वेजो डायलेशन होगी। वेजो डायलेशन के नतीजे में आपका ब्लड फ्लो जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। ओके, अब आप इसमें देख भी सकते हैं डायग्राम में कि जब हम रेस्टिंग कंडीशन में होते हैं तो हमारा कैपिलरी सिस्टम से जो ब्लड फ्लो होता है वो कम होता है, लेकिन जब हम स्ट्रेनस एक्सरसाइज कर रहे होते हैं तो ये सारे जो प्री कैपिलरी स्फिंक्टर्स जो हम पहले पढ़ चुके हैं ये ओपन हो जाते हैं और ब्लड फ्लो को बहुत ज्यादा इंक्रीज कर देते हैं। 2 से 3 गुना जो है वो कैपिलरी सरफेस एरिया जो है इसको इंक्रीज कर देता है। अच्छा, एक डायग्राम हम यहाँ पर देख लेते हैं, वो हमें ये बताती है कि जब आप नॉर्मल लेवल पर होते हैं तो ये आपका समझें ब्लड फ्लो है। लेकिन जैसे ही आपने एक्सरसाइज स्टार्ट की तो आपको रैपिड अप डाउन कर्व्स जो हैं वो देखने को मिली। अब आप ये सोच रहे होंगे कि या तो ब्लड फ्लो रैपिडली इंक्रीज होता या फिर एक्सरसाइज के बाद डिक्रीज हो जाता। ये बार बार जो रिदमिक वेव्स आ रही हैं इनकी क्या वजह है? इसकी वजह यह है कि जैसे ही आपके ब्लड में ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ी उस मसल के लिए, तो फिर क्या हुआ? आपके वहां लोकल लेवल पे वेजोडाइलेशन हुई। वेजोडाइलेशन से एकदम से आपका ब्लड फ्लो इंक्रीज हो गया। लेकिन जैसे ही आपके मसल ने कॉन्ट्रैक्शन की तो आपकी आर्टरी जो है वो कॉन्ट्रैक्ट हुई, यानी कि क्योंकि एक्सटर्नल प्रेशर उस पर पड़ा है तो उसके एक्लूजन की वजह से ब्लड फ्लो रैपिडली डिक्रीज हुआ। लेकिन अभी लोकल वेजोडाइलेटर्स तो पड़े हैं और अगली दफा भी आपने कॉन्ट्रैक्शन करवानी है, उस अगली कॉन्ट्रैक्शन के लिए ज्यादा ब्लड फ्लो चाहिए। तो जैसे ही मसल रिलैक्सेशन की तरफ जाएगा दोबारा ब्लड फ्लो बढ़ जाएगा, फिर कॉन्ट्रैक्ट करेगा, फिर ब्लड फ्लो कम, फिर ज्यादा, फिर कम, और आपके पास एक इस तरह का ग्राफ आ जाएगा। ओके, दूसरी बात यह है कि जब आप एक्सरसाइज करेंगे, जैसे आप इस डायग्राम में भी देख सकते हैं, जैसे ही एक्सरसाइज होती है मसल जो है वो स्ट्रेच करता है, आपके वेन मसल खुद स्ट्रेच होता है और आपकी वेन्स को जो है कंप्रेस करेगा। तो आपका ये वॉल्व जो हम पहले भी पढ़ रहे हैं कि वन वे वॉल्व है, ये पुश करेगा आपके ब्लड को टुवर्ड्स द हार्ट, और जो इसके पीछे वाला वॉल्व है वो क्लोज रहेगा ताकि ये बैक फ्लो को जो है वो प्रिवेंट कर सके। ओके, अब एक्सरसाइज के दौरान हमारे पास दो तरह के इफेक्ट आते हैं, एक तो लोकल लेवल पर होते हैं और एक होते हैं पूरे सेंट्रल लेवल पर। अब लोकल लेवल पे तो आपके मसल को ज्यादा ब्लड चाहिए तो लोकल लेवल पर होती है वेजोडाइलेशन। लेकिन क्योंकि आपने वीनस रिटर्न भी बढ़ाना है, कार्डिक आउटपुट भी बढ़ाना है, ब्लड का प्रेशर भी बढ़ाना है, इस सब के लिए आपको चाहिए कॉन्स्ट्रिक्शन। तो सेंट्रल लेवल पर आपके पास होगी वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन, जबकि लोकल लेवल पे आपको देखने को मिलेगी वेजो डायलेशन। और ये वेजोडाइलेशन क्यों हो रही होती है ये हम पहले भी, एक तो ऑक्सीजन डिमांड थ्योरी, और दूसरी बात क्या है कि जब आपका मसल कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है तो आपके एटीपी टूट रहे हैं। अब एटीपी जो है वो टूट के एडीपी में आएगा, एडीपी फिर एएमपी, और एएमपी से फाइनली आपके पास क्या बनेगा? एडिनोसिन। और हमने पहले बात की थी कि एडिनोसिन जो है एक इंपॉर्टेंट वेजोडाइलेटर है। आज का जो लेक्चर है ये भी तकरीबन जो पिछले हमने कॉन्सेप्ट डिस्कस करते आ रहे हैं उन सबको इकट्ठा इम्प्लीमेंट करने का ही एक नाम है।
ओके। एडिनोसिन हमारे पास बन गया, जिससे हमारे पास वेजोडाइलेटरी इफेक्ट आया, लेकिन एडिनोसिन अकेला काफी नहीं है, काफी लॉन्ग टर्म एक्सरसाइज के लिए। तो एडिनोसिन के अलावा आपके पास कौन कौन सी चीजें इन्वॉल्व होती हैं? पोटेशियम आयन, ज्यादा यूटिलाइजेशन ऑफ एटीपी, ये भी आपके पास वेजो डायलेशन की तरफ आपको लेके जाती है। लैक्टिक एसिड, जब ग्लूकोज की कमी हो, सॉरी, जब ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, तो आपका जो मेटाबॉलिज्म है वो एरोबिक से कुछ हद तक एनारोबिक की तरफ भी शिफ्ट हो जाएगा, जिससे बन जाएगा लैक्टिक एसिड। और लैक्टिक एसिड भी हमने पहले भी बात की थी कि ये वेजोडाइलेटरी इफेक्ट प्रोड्यूस करता है। कार्बन डाइऑक्साइड की एक्सेस और एडिनोसिन, हम ये पहले भी बात कर चुके हैं, वेजोडाइलेटरी इफेक्ट इनके आएंगे। और ये सारी चीजें क्यों आ रही हैं? क्योंकि हमारे पास ऑक्सीजन का लेवल कम हो गया। ऑक्सीजन कम हुआ तो लैक्टिक एसिड भी प्रोड्यूस हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा हो गया, और एटीपी बहुत ज्यादा टूटे तो हमारे पास एडिनोसिन भी आ गया। अच्छा, ये तो था हमारे पास लोकल लेवल पे ऑटो रेगुलेशन और साथ ही साथ वेजोडाइलेटरी इफेक्ट। अब नर्वस कंट्रोल भी तो होता है ना। नर्वस कंट्रोल ये होता है कि सिंपैथेटिक वेसल्स हमारे पास क्या करवाएंगी? उनका काम है वेजो कंस्ट्रिक्शन। ये सेंट्रल लेवल पे वेजो कंस्ट्रिक्शन करवाएंगी, यानी कि हमारे वो मसल्स जिनको अभी ब्लड की जरूरत नहीं है, या हमारी जो सिस्टेमिक सर्कुलेशन की वेसल्स हैं, उनकी कंस्ट्रिक्शन होगी। जबकि वो वेसल्स जो हमारे उन मसल्स को सप्लाई करेंगी जिनमें हमें इंक्रीज ब्लड फ्लो चाहिए, वहां पर होगी हमारे पास वेजो डायलेशन। अब आपको मैंने एक दिन पहले भी बताया था कि ये कैसे होता है कि एक ही तरह का न्यूरोट्रांसमीटर या फिर हार्मोन जो है वो रिलीज हो, जबकि अफेक्ट उसका कहीं पर कॉन्स्ट्रिक्शन का आए और कहीं पर उसका अफेक्ट डायलेशन का आए। तो ये आप फर्दर डिटेल में पढ़ेंगे अपने फार्माकोलॉजी में। रिसेप्टर्स की डिस्ट्रीब्यूशन जनरली मैं यहाँ पे बता दूं कि हमारे पास सिंपैथेटिक सिस्टम में दो तरह के रिसेप्टर्स होते हैं। एक अल्फा रिसेप्टर्स होते हैं और एक होते हैं बीटा रिसेप्टर्स। इनकी भी आगे फर्दर टाइप्स होती हैं, अल्फा वन, अल्फा टू, और बीटा की भी बीटा वन, बीटा टू, बीटा थ्री। ओके। अब होता क्या है, हमारे पास वो वेसल्स जो हमारे सिस्टेमिक सर्कुलेशंस में है, उन पर एपिनेफ्रीन का अल्फा रिसेप्टर पे जाके एक्ट करती है। और अल्फा रिसेप्टर क्या करता है? कॉन्स्ट्रिक्शन कॉज करवाता है। या फिर आप देख लें कि जो आपके इंटेस्टाइन है, वहां पर भी अभी आपको गट के लेवल पर भी ज्यादा ब्लड फ्लो की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपने डाइजेशन तो करवानी नहीं है। तो वहां पे भी आपकी वेसल्स को कॉन्स्ट्रिक्ट करवा दिया जाएगा। हर वो जगह जहां पे आपको अब ब्लड फ्लो इंक्रीज करने की जरूरत नहीं है, वहां पर अल्फा रिसेप्टर एक्टिवेट होंगे और करवा देंगे वेसल की कॉन्स्ट्रिक्शन। जबकि वो स्केलेटल मसल्स जो डायरेक्टली एक्सरसाइज में इन्वॉल्व होंगे, उनके साथ क्या किया जाएगा? उनके एक्टिवेट करवाए जाएंगे बीटा रिसेप्टर। अब बीटा रिसेप्टर एक्टिवेट होने की वजह से वहां की वेसल जो है वो डायलेट हो जाएगी। और साथ ही साथ एपिनेफ्रीन का एक और रोल भी हमारे पास ये होता है कि ये लीवर सेल के पास जाके ग्लाइकोजन की ब्रेक डाउन करवाती है। ग्लाइकोजन के टूटने से ग्लूकोज आ जाता है। ग्लूकोज हमारे पास एक्स्ट्रा न्यूट्रिशन का काम करता है, यानी कि हमें प्रॉपर अब पावर भी तो चाहिए, हमें मजीद एटीपीज की भी तो जरूरत है एक्सरसाइज के दौरान। तो ये सारा काम हो रहा होता है हमारे सिंपैथेटिक सिस्टम के जरिए। ओके। सर्कुलेटरी चेंजेस हमारे पास अगर देखा जाए तो एज अ होल क्या आएंगे? तीन मेजर इफेक्ट आते हैं हमारे पास। एक तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की एक्टिवेशन हो गई, उससे क्या हुआ? हमारा आर्टीरियल प्रेशर जो है वो भी हमने इंक्रीज करवाया, और कार्डिक आउटपुट भी इंक्रीज हो गया। कल हमने जो फॉर्मूला पढ़ा था कार्डिक आउटपुट का, वो यही था कि कार्डिक आउटपुट इज इक्वल टू आर्टीरियल प्रेशर डिवाइडेड बाय टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस। तो अब हम आर्टीरियल प्रेशर इंक्रीज करेंगे, जिसका मतलब ये है कि अब आर्टीरियल सिस्टम से जल्दी से ज्यादा प्रेशर के साथ वीनस सिस्टम में ब्लड जाएगा। और वीनस सिस्टम की क्योंकि कंस्ट्रिक्शन हो रही है, तो वहां से वीनस रिटर्न भी जो है हम इंक्रीज कर देंगे। सिंपैथेटिक सिस्टम हम पहले से पढ़ते आ रहे हैं, क्या करता है? कॉन्ट्रैक्शन को भी इंक्रीज कर देता है, और साथ ही साथ जो रेट होता है इम्पल्स फायरिंग का, वो भी बढ़ जाता है। आर्टीरियल सिस्टम में क्या होगी? वेजो कंस्ट्रिक्शन होगी। और इस स्ट्रॉन्ग वेजो कंस्ट्रिक्शन से क्या होगा? हमारा जो ब्लड प्रेशर है वो एक तरफ से बढ़ेगा। जहां ब्लड फ्लो कम कम होना चाहिए, ज्यादा की जरूरत नहीं है, वहां पर कम हो जाएगा। और साथ ही साथ जो है हमारे पास जो लोकल लेवल है उस पे होगी वेजोडाइलेशन। जब आपने इसका फ्लो चार्ट बनाना है,
बीआरएस में इसका बड़ा अच्छा फ्लो चार्ट बना हुआ है एक्सरसाइज का। वो इसको डिवाइड करता है दो पोर्शंस में, एक्सरसाइज। फिर एक दो एरो ड्रॉ करता है, एक लिखता है सेंट्रल एक्शंस और एक लिखता है लोकल एक्शंस। तो लोकल एक्शन में याद रखें आपने वेजोडाइलेशन करवानी है। लोकल एक्शन का मतलब है वो पर्टिकुलर मसल जो एक्सरसाइज में डायरेक्टली इन्वॉल्व है, और बाकी बॉडी आ जाएगी सेंट्रल सिस्टम में, वो क्या करेगी, वो वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन करवाएगी। लेकिन आपने ये बात खास तौर पे जहन में रखनी है कि जो क्रोनरी सिस्टम है, यानी कि जो आपकी क्रोनरी वेसल यानी कि हार्ट की, और जो आपकी सेरिब्रल यानी कि दिमाग की हैं, इनमें आपने वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन नहीं करवानी। क्योंकि अगर अगर आप हार्ट की वेसल्स की वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन करवाते हैं, तो वो तो फिर हार्ट को प्रॉपर ब्लड अगर जाएगा ही नहीं, तो वो प्रॉपर पंपिंग नहीं कर सकेगा। और ब्रेन की तरफ तो हम किसी भी सूरत में ये बर्दाश्त ही नहीं कर सकते कि कम ब्लड फ्लो जाए, क्योंकि अगर आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम ही उड़ गया तो बाकी सारे मैकेनिज्म्स का कोई भी फायदा नहीं होता। ओके, वेजोकंस्ट्रिक्शन हो जाती है वेन्स की। उससे हमारे पास क्या होता है, हमारा मीन सिस्टेमिक फीलिंग प्रेशर जो है वो बढ़ जाता है। मीन सिस्टेमिक फीलिंग प्रेशर हमने कल भी बात की थी। ये वो प्रेशर होता है जो हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम में हो उस वक्त जब कोई भी ब्लड मोशन की सूरत में ना हो। यानी कि अगर आपके हार्ट से निकलने वाली लार्ज आर्टरीज को क्लैम्प कर दिया जाए और सिर्फ जो वेसल्स में पहले से मौजूद ब्लड है उसका प्रेशर कैलकुलेट किया जाए, तो उसको हम कहते हैं मीन सिस्टेमिक प्रेशर या मीन सिस्टेमिक फिलिंग प्रेशर। और अगर इसमें आप पल्मोनरी सिस्टम को भी ऐड करें, एज अ होल देखें, तो फिर ये होता है मीन सर्कुलेटरी फिलिंग प्रेशर। ओके, इन सारे प्रोसेसेस से आपने 2 लीटर पर मिनट का एक्स्ट्रा ब्लड जो है वो मसल्स में पहुंचाना शुरू कर दिया। ओके, फिर से ये सारी वही बातें हैं कि एक्सरसाइज के दौरान क्या होगा, कॉन्स्ट्रिक्शन होगी आपके आर्ट्रियोल्स की, प्रॉपर आपके पास जो है वो वीनस रिटर्न को इंक्रीज करवाया जाएगा। अच्छा, एक और बात हम देखते हैं। ये पहले जो हमने बात की वो तो थी एक्सरसाइज, जैसे आप स्ट्रीनस एक्सरसाइज में एग्जांपल ले लें, आप बहुत ज़्यादा भाग रहे हैं, उसमें आपके काफ़ी सारे मसल्स इन्वॉल्व होते हैं। लेकिन अगर आप कोई ऐसा काम कर रहे हैं जिसमें आपके सारे मसल्स इन्वॉल्व नहीं हैं, बल्कि सिर्फ कुछ ही मसल्स इन्वॉल्व हैं, जैसे आप इस डायग्राम में देख भी सकते हैं कि इस पर्सन का यहाँ पर हाथ जो है यही स्ट्रेचिंग फेज में है, और ये बहुत ज़्यादा भाग दौड़ या नहीं कर रहा, अपने लोअर लिम्ब को बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं कर रहा। जब थोड़े से मसल्स ही आपके होंगे एक्सरसाइज में, तब भी सिंपैथेटिक वेजोकंस्ट्रिक्शन होगी और आर्टीरियल प्रेशर आपका 170 मिलीमीटर मरकरी तक बढ़ा दिया जाएगा। ओके, लेकिन आपने ये बात याद रखनी है, जब आप स्ट्रीनस एक्सरसाइज करते हैं तो ये जो है राइज इन द प्रेशर, आर्टीरियल प्रेशर, ये सिर्फ 20 से 40 मिलीमीटर मरकरी तक का होता है, जबकि थोड़ी एक्सरसाइज में ये बहुत ज्यादा हो जाता है। अब उसकी वजह ये है कि जब आप स्ट्रीनस एक्सरसाइज कर रहे होते हैं, आपके बहुत सारे मसल्स काम कर रहे हैं, जैसे आपका बाइसेप, ट्राइसेप, आपके काफ के मसल्स, आपके थाई के मसल्स, सारे मसल्स ही इस वक्त एक्टिवेट हैं। तो आपको हर जगह वेजो डायलेशन करवानी है, यहाँ भी वेजो डायलेशन, यहाँ भी वेजो डायलेशन की जरूरत है। अब वेजो डायलेटरी पार्ट्स बहुत ज्यादा हैं, और वेजोडाइलेटरी पार्ट्स बहुत ज़्यादा होने की वजह से आप आर्टीरियल प्रेशर को बहुत ज़्यादा इंक्रीज नहीं कर पाते, क्योंकि आर्टीरियल प्रेशर वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन से होना है, और वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन हो रही है सिर्फ सेंट्रल लेवल पर। तो इस वजह से आर्टीरियल प्रेशर बहुत ज़्यादा इंक्रीज नहीं होता ड्यू टू द एक्सट्रीम वेजो डायलेशन। लेकिन जब आप ऐसा कोई काम कर रहे हों जिसमें आपके सिर्फ चंद एक मसल्स ही एक्टिवेट हों, जैसे इस लेवल पर इसके लोअर लिम्ब के मसल्स जो हैं वो एक्सरसाइज को फेस नहीं कर रहे, सिर्फ अपर लिम्ब का मसल जो है वो अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ स्ट्रेस है, और उसमें भी सिर्फ एक हाथ है दूसरा हाथ नहीं है, तो हमारा ब्रेन फौरन कैलकुलेट करता है और क्या करता है, बाकी जो मसल्स हैं लोअर लिम्ब के या ऑपोजिट हैंड के उनको भी कॉन्स्ट्रिक्ट करवाता है, ताकि प्रॉपर ब्लड सप्लाई सिर्फ इसी हाथ में जा सके। अब जब ज्यादा एरियाज आपके कॉन्स्ट्रिक्ट होंगे, तो आपका जो आर्टीरियल प्रेशर है वो काफी ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा। तो होप सो ये आपको बात समझ आई होगी कि ऐसा क्यों होता है कि जब हम करते ज्यादा एक्सरसाइज हैं और आर्टीरियल प्रेशर में उतना ज्यादा चेंज देखने को नहीं मिलता, लेकिन जब थोड़ा एक्सरसाइज कर रहे हो तो उस वक्त जो है आपको बहुत ज्यादा जो है वो चेंज देखने को मिलता है। ओके, ये एक थोड़ा सा आपको इजी मोड में लाने के लिए
एक ये ऐड की है पिक्चर के, देखें जब आप फर्स्ट ईयर में आते हैं तो कितने बने संवरे होते हैं और फाइनल ईयर में क्या हाल हो जाता है। ओके, गुड लक ऑन अ नेवर एंडिंग मेडिकल जर्नी, क्योंकि ये तो बस अभी शुरुआत है। ओके, ये सारी बातें थी एक्सरसाइज के रिलेटेड। अब हम बात करते हैं कोरोनरी सर्कुलेशन की। कोरोनरी सर्कुलेशन में आपने याद रखना ही है चंद एक बातें, ऑल दो ये हमारी फिजियोलॉजी का ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है, हम जस्ट चंद एक पॉइंट्स पर बात करेंगे। इसको डिटेल में आप जब आप थोरेक्स रीजन पढ़ेंगे अनाटॉमी में तब देखेंगे। जनरल जनरल आपको बता दूं कि हमारे पास लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी होती है और राइट कोरोनरी आर्टरी होती है, फिर आगे इनकी होती हैं सब ब्रांचेस। इनकी ब्रांचेस से फिर आगे हमारे पास मुख्तलिफ ब्रांचेस होती हैं, सर्कमफ्लेक्स आर्टरी होती है, एंटीरियर इंटरवेंट्रिकुलर आर्टरी होती है। ये जो लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी है ये तकरीबन सप्लाई कर रही होती है एंटीरियर पार्ट आपके लेफ्ट वेंट्रिकल के, जबकि राइट कोरोनरी आर्ट जो है आपका ज्यादातर पार्ट यही सप्लाई कर रही होती है आपके राइट एट्रियम को भी, राइट वेंट्रिकल को भी। और इसी की वेसल्स बैकवर्ड भी जाती हैं, ये जो आपको लाइट एरिया में नजर आ रही हैं, ताकि आपके पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द लेफ्ट वेंट्रिकल को भी सप्लाई कर सकें। ओके, लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी जो है वो सप्लाई करती है ज्यादातर आपके एंटीरियर और लेफ्ट लेटरल पोर्शंस लेफ्ट वेंट्रिकल के, जबकि राइट कोरोनरी आर्टरी सप्लाई करती है आपके राइट वेंट्रिकल को और पोस्टीरियर पार्ट लेफ्ट वेंट्रिकल के पोस्टीरियर पार्ट्स को भी। अब जब कोरोनरी आर्टरी से ब्लड आ गया तो अब ये वापस भी तो जाना है, तो इसी तरह हमारे पास कार्डिक वेन्स भी होती हैं। उसमें हमारे पास 75% जो वेनस ब्लड होता है वो लेफ्ट वेंट्रिकल से मिडल कार्डिक और ग्रेटर कार्डिक वेन्स के जरिए थ्रू द कोरोनरी साइनस फिर जाता है हमारे राइट एट्रियम में। ये आपको कोरोनरी साइनस नजर आ रहा है। ग्रेट कार्डिक वेन है, हमारे पास बहुत सारी वेन होती हैं, यहाँ पे मिडल कार्डिक वेन है, ये आपस में ज्वाइन करते हैं कोरोनरी साइनस में, और कोरोनरी साइनस जो है वो आपके ब्लड को डायरेक्टली पुल आउट कर देता है राइट एट्रियम में। ऑल दो सिस्टेमिक ब्लड आपका आ रहा होता है, सिस्टेमिक सिस्टम से वापस आता है सुपीरियर और इन्फीरियर वेना केवा के जरिए, और जो है आपका जो कोरोनरी ब्लड है वो डायरेक्टली आपकी इन कोरोनरी वेन से ही राइट एट्रियम में पंप कर दिया जाता है। ओके, ये सारी डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह होती है ये अभी हमारा जो है वो टॉपिक ऑफ इंटरेस्ट जो है वो नहीं है। ओके, जब आप फाइनल ईयर में जाएंगे तो आप जब फ्रिज खोलेंगे अपनी, तो आपको हर चीज़ कोई ना कोई बीमारी से रिलेटेड नज़र आएगी। जैसे ये एक नेक्रोसिस की टाइप होती है, चीज़ी नेक्रोसिस, उसको कैशियस नेक भी आपको चीज़ वैसी नज़र आया करेगी। ओके, तो हम वापस आते हैं अपने कोरोनरी ब्लड सप्लाई की तरफ। कोरोनरी ब्लड सप्लाई जो है हमारे पास 70 ml होती है पर मिनट पर 100 ग्राम ऑफ द हार्ट। ये टोटल कार्डिक आउटपुट का जो है 5% है। लेकिन जब आपके कार्डिक एफिशिएंसी बढ़ानी हो, यानी कि जब ब्लड ज़्यादा पंप करना हो, जैसे अभी हमने एक्सरसाइज में बात की, तो ये 6 से 9 गुना जो है work output of the heart may increase 6 to 9 fold, but the coronary blood flow increase 3 to 4 fold। अगर 6 से 9 गुना आपका कोरोनरी आउटपुट बड़ा है, सॉरी कार्डिक आउटपुट बड़ा है, तो आपका जो ब्लड फ्लो है वो सिर्फ 3 से 4 गुना ही अगर बढ़े, तब भी ये उस सारे काम जो रिक्वायरमेंट है उसको पूरा कर देता है। कोरोनरी ब्लड फ्लो में आपने एक बात याद रखनी है जो कि हमारे सिस्टेमिक ब्लड फ्लो से ऑपोजिट है, कि सिस्टेमिक ब्लड फ्लो में ज्यादा ब्लड कब जाता है, जब हम सिस्टोल का सामना करते हैं। यानी कि सिस्टोल का मतलब है हार्ट जैसे ही पंप करता है आपकी वेसल्स में आपको एक अपर ग्राफ देखने को मिलता है। लेकिन कोरोनरी ब्लड फ्लो जो है वो इसके ऑपोजिट होता है। जब आपका हार्ट सिस्टोल में होता है, सिस्टली में होता है, तो आपका ब्लड फ्लो डिक्रीज करता है, और डायस्टोल में फिर ये रैपिड इंक्रीज करता है। इसकी वजह यह है कि जब आपका लेफ्ट वेंट्रिकल बहुत जोर से पंप कर रहा होता है, उस वक्त वो कोरोनरी आर्टरीज पर इतना प्रेशर डालता है एक्सटर्नली कि उनमें ब्लड फ्लो जो है ये बहुत ज्यादा कम हो जाता है। ब्लड फ्लो कम हो जाने की वजह से आपको ये एक डाउनवर्ड ग्राफ मिलता है। और जैसे ही आप डायस्टली में जाते हैं, आपका लेफ्ट वेंट्रिकल रिलैक्स होता है, तो वही बंद आर्टरीज जो हैं जैसे ही खुलती हैं, तो क्योंकि ब्लड तो था पहले से ही, तो एक रैपिड रश जो है आपको देखने को मिलता है, ब्लड फ्लो रैपिडली इंक्रीज हो जाता है। ये एक ऑपोजिट बात आपने याद रखनी है। सिस्टोल में कोरोनरी ब्लड फ्लो पर ml पर मिनट जो है वो डिक्रीज होगा, और डायस्टोल में इंक्रीज हो जाएगा। इसकी वजह क्या है ये मैंने आपको बता दी है। ओके, ये हम थोड़ा सा ब्लड प्लेक्सेस देख लेते हैं।
ये हमारा एपिकार्डियम रीजन होता है। उसके बाहर एक हमारे पास एपिकार्डियल कोरोनरी आर्टरीज हैं। फिर ये अंदर प्लेक्सेस बनाती हैं जो कि कार्डिक मसल्स को सप्लाई करते हैं। और उसके बाद हमारे पास होता है सब एंडोकार्डियल आर्टीरियल प्लेक्सेस। ऑल्दो ये भी कोई बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है आज के टॉपिक के लिहाज से। अब हमने जब बात की कि लोकल लेवल पर क्या होता है जब भी ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ती है तो वेजोडाइलेशन होती है। यही सब कुछ हो रहा होता है हमारे लोकल कोरोनरी ब्लड फ्लो में भी, कि जब आपका हार्ट उसको पता चलता है कि अब मैंने ज्यादा पंप करना है, तो उसको भी तो ज्यादा पंप होने के लिए ज्यादा न्यूट्रिएंट्स और ज्यादा ऑक्सीजन चाहिए। और जब उसको भी ज्यादा ऑक्सीजन चाहिए तो क्या होगा, आपके जो वेसल्स हैं वो डायलेट कर जाएंगी। और normally 70% of O2 in the coronary arterial blood is removed as the blood flows through the heart muscle। और यहाँ पर आप देखें कितनी इंपॉर्टेंट बात लिखी हुई है कि जो जैसे ही आपका ब्लड क्रॉस करता है इन कोरोनरी आर्टरीज को, तो उसमें मौजूद ऑक्सीजन की 70% कॉन्सेंट्रेशन को यूटिलाइज कर लिया जाता है। यहाँ से आपको पता चलेगा कि आपका हार्ट जो है वो कितनी मेहनत करता है पंपिंग के लिए। जब लो ऑक्सीजन कंसंट्रेशन होगी तो आपको जो है वो वेजोडाइलेशन देखने को मिलेगी। लो ऑक्सीजन, एटीपी ज्यादा टूट रही है, एएमपी बन रहा है। एएमपी बनने से फिर वो मजीद किस में टूटता है, एडिनोसिन में। और एडिनोसिन क्या करता है, आपके कोरोनरी ब्लड फ्लो को बढ़ा देता है। कैसे बढ़ाएगा, वेजोडाइलेशन से। और वेजोडाइलेशन क्या करती है, वेजोडाइलेशन का यहाँ पर एक खास रोल ये है कि ये एडिनोसिन को रीअब्जॉर्ब करवाएगी। और एडिनोसिन रीअब्जॉर्प्शन से हम दोबारा एटीपी बनाने की कोशिश करेंगे। ओके, इसके अलावा जो चीज़ें हमारे पास यहाँ पे वेजोडाइलेटरी इफेक्ट प्रोड्यूस करेंगी वो क्या क्या होंगी, हाइड्रोजन के आयंस, कार्बन डाइऑक्साइड, प्रोस्टाग्लैंडिन्स, नाइट्रिक ऑक्साइड, लैक्टिक एसिड या फिर हाइपोक्सिया। ये सारे फैक्टर्स भी हम जो हैं वो पहले से पढ़ आए हैं। ओके, यहाँ पर एक और आपको थोड़ी कॉन्ट्राडिक्टिंग बात मिलेगी। हमने क्या बात की थी कि सिंपथेटिक अफेक्ट जो है वो चीज़ों को कॉन्स्ट्रिक्ट करता है और पैरासिम्पथेटिक जो है वो रिलैक्स करता है। लेकिन डायरेक्ट इफेक्ट्स ऑन कोरोनरी वेसल रिजल्ट फ्रॉम द एक्शन ऑफ एसिटाइल कोलिन। अब एसिटाइल कोलिन कब रिलीज होता है, वेगस नर्व्स के जरिए अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ पैरासिम्पथेटिक सिस्टम। अब जब वेगल स्टिमुलेशन होती है तो ये हार्ट रेट को स्लो कर देती है। और उस वक्त हमारी जो है ऑक्सीजन कंजम्पशन जो है वो कम हो जाती है। तो ऑक्सीजन कंजम्पशन कम हुई है तो इसका मतलब है बहुत ज्यादा हमें फ्लो की अब जरूरत नहीं है। ओके, तो जब नॉरएपिनेफ्रिन रिलीज होगा सिंपैथेटिक नर्व से तो इससे इंक्रीज होगा हार्ट रेट, कॉन्ट्रैक्टिलिटी, मेटाबॉलिज्म ऑफ द हार्ट। और एज अ होल हमारे पास रिजल्ट क्या आएगा, जब हार्ट रेट इंक्रीज हो रहा है तो हमारी जो ब्लड फ्लो है उसको भी इंक्रीज होना चाहिए। तो जो सिंपैथेटिक सिस्टम है हमारे पास, वो हमारे पास जो हमारे कोरोनरी ब्लड फ्लो है उसको इंक्रीज करता है। और पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम जो है वो हमारे ब्लड फ्लो को डिक्रीज करता है। ओके, उसकी वजूहात क्या है, उसकी वजह यही है कि पैरासिम्पथेटिक सिस्टम में आप रेस्ट मोड में हैं, आपको बहुत ज़्यादा चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स, मेटाबॉलिज्म या बहुत ज़्यादा हार्ट से ब्लड पंप करने की ज़रूरत नहीं है। यही वजह है कि नॉन एपिनेफ्रीन जो है यहाँ पर ब्लड फ्लो को इंक्रीज करेगी जबकि एसिटाइलकोलिन जो है वो डिक्रीज करेगी। द इनडायरेक्ट इफेक्ट प्लेज मोर इंपॉर्टेंट रोल रिजल्ट फ्रॉम द सेकेंडरी चेंज इन द कोरोनरी ब्लड फ्लो कॉज्ड बाय इंक्रीज्ड एक्टिविटी ऑफ द हार्ट। एक तो हमारे पास डायरेक्ट इफेक्ट ये आ रहा है ना कि हमारे उसके लोकल लेवल पे क्या डिमांड बढ़ी है या कम हुई है। और इनडायरेक्ट इफेक्ट हमारे पास आता है कि हमारा हार्ट जो है वो पंप कर रहा है, ज्यादा उसको होना चाहिए या कम होना चाहिए। वहां से हमारे पास सेकेंडरी इनडायरेक्ट इफेक्ट भी आएगा। ओके, एक और स्पेशल फीचर देख लेते हैं कार्डिक मसल का। वो ये होता है कि नॉर्मली जो हमारे मसल सेल्स होते हैं वो ग्लूकोज को यूटिलाइज करते हैं ताकि हमारे पास बनाई जा सके एटीपी। लेकिन हमारे जो हमारे कार्डिक सेल्स हैं, कार्डिक मसल जो है हमारे पास, वो यूज करते हैं फैटी एसिड्स को कार्बोहाइड्रेट्स की जगह। तो फैटी एसिड्स को इस्तेमाल करके बीटा ऑक्सीडेशन, ये सारे मेटाबॉलिज्म आप जो है सेकंड ईयर बायोकेमिस्ट्री में पढ़ेंगे। जस्ट अभी आपके लिए इतना ही काफी है कि जो हमारे कार्डिक मसल्स हैं वो
किस चीज को यूटिलाइज करते हैं ज्यादा? वो यूटिलाइज करते हैं फैटी एसिड्स को। लेकिन खुदा ना खास्ता कोई ऐसा प्रॉब्लम हो जाए कि प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं आ रही आपके पास, तो फिर आप शिफ्ट करेंगे एन एरोबिक ग्लाइकोलिसिस की तरफ। अल्लाह ताला का कितना ही खूबसूरत निज़ाम है कि अल्लाह ताला ने हमारे पास एक से ज्यादा सिस्टम्स रखे हैं कि खुदा ना खास्ता अगर एक सिस्टम जो है वो डिप्रेस हो रहा हो तो फौरन दूसरा सिस्टम जो है वो आपके पास उसको कंपनसेट करने के लिए पहुंच जाए। कोरोनरी ब्लड फ्लो की बातें अगर आपके ऊपर से भी गुजर रही हैं तो कोई ऐसी बात नहीं है, फिजियोलॉजी में इसका बहुत ज़्यादा रोल नहीं है। अब हम आते हैं अपने अगले टॉपिक जो है हमारा इस्कीमिक हार्ट डिजीज़। इस्कीमिया क्या है? हमने पहले भी डिस्कस किया है कि अगर ब्लड सप्लाई कम हो जाए जिसकी वजह से ऑक्सीजन भी कम हो, न्यूट्रिएंट्स भी कम हो, तो हमारा जो हार्ट मसल है वो डेथ की तरफ जाने लगता है। और इसी बात को हम कहते हैं इस्कीमिया। अब इस्कीमिया के डिफरेंट कॉजेज देख लेते हैं। एक तो है एथेरोस्क्लेरोसिस। ये हमारी एक वेसल है जिसके इर्द गिर्द बहुत ज्यादा प्लेक्स जमा हो गए हैं फैट्स के। एक बंदा है वो बहुत ज्यादा चिकनाई वाली चीजें खाता है और उसके बाद प्रॉपर एक्सरसाइज भी नहीं करता, तो उसकी कोरोनरी आर्टरीज के इर्द गिर्द हमारे पास बनने लग जाएंगे प्लेक्स। किस चीज के? फैट्स के, कोलेस्ट्रॉल के। और वो क्या करेंगे? इसके ल्यूमन को जो है नैरो करते जाएंगे। अब ल्यूमन नैरो होने की वजह से कोरोनरी जो वेसल्स हैं उन पर स्ट्रेस बढ़ेगा और आहिस्ता आहिस्ता ये इतने कम होते जाएंगे कि आपकी प्रॉपर ब्लड सप्लाई ही मेंटेन नहीं होगी। और जब प्रॉपर ब्लड सप्लाई ही मेंटेन नहीं होगी तो आप इस्कीमिया की तरफ जाएंगे और इस्कीमिया फर्दर जाएगा मायोकार्डियल इन्फेक्शन यानी कि हार्ट अटैक की तरफ। ये जिनका माइक ओपन है काइंडली माइक क्लोज करें। अब क्या होता है कि बाज लोगों में तो जेनेटिकली ही ये मसला होता है कि उनमें फैट डिपॉजिट हो रहा होता है। बाज लोग बहुत ज़्यादा ओवरवेट या फिर मोटे हो जाते हैं, या किसी का लाइफस्टाइल जो है वो ऐसा नहीं होता कि वो अपने आप को मेंटेन रख सके, या फिर हाइपरटेंशन जो कि आपके कोरोनरी वेसल्स के एंडोथेलियम को जो है डैमेज कर देते हैं। ये सारे वो फैक्टर्स हैं जो आपको इस्कीमिया की तरफ ले जा सकते हैं। अब एथेरोस्क्लेरोसिस कैसे डेवलप होता है हमने ये बात कर ली कि आपके जो कोरोनरी एंडोथेलियम होता है वहां पे बहुत ज्यादा कोलेस्ट्रॉल जो है जब डिपॉजिट हो जाए तो ये फिब्रस टिश्यू की तरह जो है कन्वर्ट होना शुरू कर देता है और एथेरोस्क्लेरोटिक प्लेक्स बना देता है। और एथेरोस्क्लेरोटिक प्लेक्स जो हैं वो बाद में क्या करते हैं? आपके वेसल के ल्यूमन को या तो पार्शियली ब्लॉक कर देते हैं या फिर परमानेंट ही ब्लॉक कर देते हैं। ओके। और ये जो कॉमन साइट होती है इन प्लेक्स बनने की, ये होती है मेजर कोरोनरी आर्टरीज जो हैं हमारे पास। अब यहाँ पे जब ये प्लेक बन गया और आपके पास प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं जा रही, तो ऑब्वियस सी बात है आपके हार्ट ने पंप तो करना है लेकिन उसकी रिक्वायरमेंट ही पूरी नहीं हो रही, तो वो बेचारा जाएगा इस्कीमिया की तरफ। एक और वजह देख लेते हैं, कोई ऐसी वजह कि आपका कोरोनरी आर्टरी जो है वो ओक्लूड हो गई है। अब वो ओक्लूजन की एक तो कोई और वजह भी हो सकती है, एक वजह वही हो सकती है कि आपका एथेरोस्क्लेरोटिक प्लेक ल्यूमन के अंदर की साइड अगर बना और वहां से टूट कर उसने एक लोकल ब्लड क्लॉट बना दिया जिसको हम कहते हैं थ्रोम्बस। तो इस थ्रोम्बस ने जो है आपकी ये देखें पीछे ब्लड सेल्स को जो है वो ओक्लूड कर दिया है, आगे जाने नहीं दिया। अब जब ब्लड सेल्स आगे गए नहीं तो ऑक्सीजन पहुंचा नहीं सके, और जब ऑक्सीजन नहीं पहुंचा सके तो आप इस्कीमिया की तरफ जाएंगे। अब होता क्या है कि जब ये एथेरोस्क्लेरोटिक प्लेक जो है ना, जब ये टूट के आपके ल्यूमन के अंदर आता है, आर्टरी के ल्यूमन में, तो इसका जो सरफेस होता है इस प्लेक का वो बहुत रफ होता है और ब्लड प्लेटलेट्स जो हैं इसके साथ जुड़ना शुरू कर देती हैं। अब ब्लड प्लेटलेट्स बेचारों को तो ये लगता है कि ये कोई हमारे पास ऐसा कोई पार्टिकल आया है कि जो इंटरनल ब्लीडिंग वगैरह करवा सकता है। वो फौरन बेचारी इसके साथ आके जुड़ने लग जाती हैं, और वो जब जुड़ती हैं तो वो बाकी जो फैक्टर्स होते हैं क्लॉटिंग फैक्टर्स, जिसमें सर फहरिस्त हमारे पास फिब्रिन है, उसको भी कहती हैं कि आओ भाई इसके साथ जुड़ो। अब जब फिब्रिनोजिन कन्वर्ट होता है अपने एक्टिव फॉर्म फिब्रिन में और इसके साथ डिपॉजिट हो जाता है, और बाकी के रेड ब्लड सेल जो पीछे से आ रहे थे उनको जगह नहीं मिल रही होती, तो वो बेचारे इस रास्ते में रुक जाते हैं। और इससे क्या होता है? हमारी जो वेसल है वो ओक्लूड हो गई है। अब ओक्लूजन की वजह से आप जाते हैं इस्कीमिया की तरफ, और अगर ये इस्कीमिया प्रॉपरली ट्रीट ना किया जाए
तो ये लीड करेगा किसकी तरफ? मायोकार्डियल इन्फाक्शन की तरफ। और मायोकार्डियल इन्फाक्शन क्या है कि ये इरिवर्सिबल डेथ है आपके हार्ट के मसल्स की। इस्कीमिया तक तो अगर आप फौरी काम कर लें तो आप जो है अपनी चीज़ों को रिकवर कर सकते हैं, अगर आप उसके न्यूट्रिएंट्स की सप्लाई पूरी कर दें या ऑक्सीजन की डिमांड पूरी कर दें या जो ओक्लूजन है उसको हटा दें। लेकिन वंस आपका सेल इन्फेक्शन की तरफ चला गया तो ये एक परमानेंट डैमेज होता है जिसको रिवर्स करना पॉसिबल नहीं होता कंप्लीटली। ओके, तो मायोकार्डियल इन्फेक्शन में फिर यही होगा, आपका ल्यूमन अब जो है कंप्लीटली क्लोज होने की वजह से यहाँ पे बहुत ज़्यादा वेजो ऑक्सीजन जब नहीं होगी तो बहुत ज़्यादा वेजोडाइलेटरी सब्सटेंसेस जो हैं वो रिलीज होंगे। वो वेजोडाइलेटरी सब्सटेंसेस में आपके पास ब्रेडिकाइनिन वगैरह भी होगा और ये जाएंगे नर्व एंडिंग्स के पास। और जब नर्व एंडिंग्स के पास ये बहुत ज़्यादा एक्सेसिव लेवल पे आपके पास जाते हैं वेजोडाइलेटर्स, तो ये पेन की इम्पल्स जो है आपके ब्रेन में भेजते हैं। यही वजह होती है कि जब कोई शख्स जिसको एंजाइना का अटैक हो रहा हो या एमआई हो रहा हो, उसको अपने चेस्ट में जो है वो पेन महसूस होती है। दोबारा से रिवाइज करता हूँ कि जब बहुत ज़्यादा एक्सेस में वेज़ोडाइलेटरी सब्सटेंसेस हो जाते हैं जिनमें ब्रेडिकाइनिन हमारे पास सरफहरिस्त है, तो ये नर्व एंडिंग्स को इरिटेट करता है। नर्व एंडिंग्स जो हैं वो इम्पल्स भेजती हैं आपके ब्रेन तक कि भाई यहाँ पर बहुत ज़्यादा पेन हो रही है, और वो इंसान जो है अपने चेस्ट में पेन महसूस करता है। ओके, अब आपने ये देखा कि ये जो ल्यूमन है अब कंप्लीटली क्लोज हो चुका है। अब जब कंप्लीटली क्लोज हो जाएगा तो ये जो एरिया है जहां पे ब्लड आना था ये ब्लॉक पड़ा हुआ, ब्लॉक से आगे यहाँ पे सप्लाई आनी थी। अब जब सप्लाई नहीं आई तो ये एंटीरियर पार्ट जो है लेफ्ट वेंट्रिकल का ये इंफाक्शन की तरफ, यानी कि ये एरिया अब डैमेज और डेथ की तरफ चला जाएगा। सबसे पहले क्या होता है, जहां पे ओक्लूजन हो रही होती है वहां पे माइल्ड इस्कीमिया होता है, यानी कि यहाँ पे हल्का हल्का ब्लड आ तो रहा है लेकिन अभी न्यूट्रिएंट्स की कैपेसिटी पूरी, रिक्वायरमेंट जो है वो पूरी नहीं कर पा रहा, माइल्ड इस्कीमिया हुआ। और उससे आगे का जो एरिया है वो हो गया नॉन फंक्शनल। अब ये माइल्ड इस्कीमिया फिर फर्दर लीड करेगा और इस एरिया को कर देगा डेड। और अब ये देखें, अब आप देख सकते हैं जब डेड एरिया हो जाएगा और फाइनली इसमें जो है फिब्रिस टिश्यू और बाद में स्कार बन जाता है, वो स्कार जो है उसमें फिर कॉन्ट्रैक्टाइल एबिलिटी नहीं होती और आपका फिर जो हार्ट है ये प्रॉपर से पंप ही नहीं कर पा रहा होता। आखिरी जो आपको ऑक्सीजन मिल रही होती है वो आपके मसल फाइबर्स कोशिश करते हैं कि हम अपनी तरफ से जो है ऑक्सीजन दे दें, लेकिन जब वो भी खत्म हो जाती है हीमोग्लोबिन को फुली यूटिलाइज कर लेते हैं। इसके अलावा एक और हमारे पास कंपाउंड होता है मायोग्लोबिन, उसमें भी जब हम ऑक्सीजन यूज कर लेते हैं फुली डीऑक्सीजनेटेड एरिया हो जाता है, तो ये जो है वो डेथ की तरफ ले जाता है। प्रोग्रेसिव वेजोडाइलेशन हो रही होती है जिस वजह से पीछे की तरफ आपके पास जो है ब्लड ओवरफिल्ड हो जाता है और इसको हम स्टेगनेंट ब्लड भी कहते हैं। जाहिर बात है, अब हार्ट जो है वो तो रिस्पॉन्स दिए जा रहा है ना कि भाई मेरे पास ब्लड नहीं आ रहा, वेजोडाइलेशन करवाओ, वेजोडाइलेशन करवाओ। ब्लॉक से पीछे भी वेजोडाइलेशन हो रही है लेकिन ब्लॉक ही ऐसा है जो हमारे ब्लड को आगे जाने ही नहीं दे रहा। तो 15 मिनट में क्या होगा, जो आपका ये समझिए नीचे वाला एरिया है जहाँ पे ब्लॉक पड़ा हुआ है ये नॉन इस्कीमिक फेज से इस्कीमिक फेज में आ जाएगा, वायबल, यानी कि ये अब बहुत खतरे की स्टेज में आ गया। और जैसे ही 40 मिनट गुजरेंगे तो क्या होगा, ये आपका जो एरिया है इसमें नेक्रोसिस, यानी कि इस एरिया में इन्फाक्शन जो है वो स्टार्ट हो गया है। और इन्फाक्शन के थोड़ी देर बाद ही ये आप पूरा एरिया जो जिसमें इस्कीमिया हो रहा था ये सारा ही डेथ की तरफ चला जाता है। और विद इन 6 आवर्स, बल्कि इससे भी कम, जितना वो इन्फाक्शन वाला एरिया है अगर आप उसको प्रॉपर ट्रीट ना करें तो आपका ये सारा एरिया ही डेड हो जाएगा। इन्फाक्टेड एरिया में आपके पास ब्लूइश ब्राउन जो है वो पैचेस बनने लग जाते हैं और इस एरिया की जो ब्लड वेसल्स हैं वो इंगोर्ज्ड हो जाती हैं इस वजह से, क्योंकि उनमें अब ब्लड फ्लो ही नहीं रहता। बाद वाली स्टेजेस में क्या होता है, क्योंकि पीछे तो ब्लड फ्लो पड़ा हुआ है और लोकल वेसल्स जो हैं ये हाईली परमिएबल हो जाती हैं, फ्लूइड लीक होने लग जाता है, आप एडिमा की तरफ जाने लग जाते हैं और कार्डिक मसल जो है वो स्वेल होने लग जाता है। ओके, लेकिन
अल्लाह ताला ने हमारे अंदर एक ख़ास तरह के निज़ाम रखे हुए हैं जिनको हमने कहा कोलेटरल सर्कुलेशन। ये बात हमने पहले भी पढ़ी थी। कोलेटरल सर्कुलेशन में क्या होता है, नॉर्मल तो ये रूट है आपका और ये ब्रांचेस हैं। नॉर्मली ये ब्रांचेस सर्कुलेशन में इतना ज़्यादा रोल नहीं प्ले कर रही कि ये ब्लड को यहाँ से यहाँ पंप करें। लेकिन जब इनको ब्लॉकेज का सामना करना पड़ा तो क्या हुआ, वही जो हमने पीछे भी मैकेनिज्म्स पढ़े थे कोलेटरल सर्कुलेशन के, वो क्या करते हैं, यहाँ पर नई वेसल्स जो हैं उनके चैनल्स को ओपन कर देते हैं। ऑल दो हमारी अनाटॉमी की बुक कहती है कि ये अनाटॉमिकल कोलेटरल सर्कुलेशंस तो हैं बट फिजियोलॉजिकली ये इम्पोर्टेंट नहीं है क्योंकि ये एंड आर्टरीज हैं। लेकिन हमारी फिजियोलॉजी की बुक ये लिखती है कि जब आप एक्सट्रीम ब्लॉकेज की तरफ जा रहे हों तो ये कोलेटरल सर्कुलेशन आपके सर्वाइवल में काफ़ी रोल प्ले करती है। ये अभी भी रिसर्च के थ्रू जो है ज़ेर बहस है ये मौजू कि कोलेटरल सर्कुलेशन हमारे पास कितनी असरअंदाज है। लेकिन अभी हम इसको इतना ही देखेंगे कि कोलेटरल सर्कुलेशन आपके अगर मेन हाईवे अगर आपका ब्लॉक हो जाए तो ये साथ वाली जो जीटी रोड है ये आपके हेल्प करने लग जाती है आपको जिंदा रखने के लिए। तो ये हमने बात कर ली कोरोनरी सर्कुलेशन की। अब अगर खुदा ना खास्ता कुछ ऐसा हुआ कि भाई बंदा तो बहुत ही ज्यादा कोलेस्ट्रॉल ले रहा है और अब उसकी कोलेट्रल सर्कुलेशन में भी आपके पास जो है वो आने लग गए हैं क्लॉट्स। अगर कोलेटरल सर्कुलेशन में भी क्लॉट्स आ जाएं तो फिर इस बंदे का बचना तकरीबन नामुमकिन हो जाता है। ओके, अब हम आते हैं सब एंडोकार्डियल इस्कीमिया की तरफ। सब एंडोकार्डियल ये होता है कि अब आपका मसल बाहर की जानिब से नहीं बल्कि अंदर की जानिब से उसके अंदर इन्फाक्शन जो है वो स्टार्ट हो रहा है। क्रोनिक ओक्लूजन नहीं थी तो ये बिल्कुल ठीक था। फर्स्ट सेवरल और गुजरे ओक्लूजन के, अब याद रखना है ये ओक्लूजन उस लेवल पे हो रही है जो कोरोनरी आर्टरीज आपके मसल के अंदर की साइड पेनिट्रेट किए हुए हैं। अब आपकी इन्फेक्शन इस तरह से होगा कि आप सब एंडोकार्डियल